जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक भारती। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस के लिए 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग GS1, GS2, GS3 एंड GS4 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, जिसमें अभी हम लोगों ने GS1 को सॉल्व करना शुरू किया है। GS1 के मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया है। 2018 का हो गया है। आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको 2018 के ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर करा दिया है। ठीक, अभी 2019 का स्टार्ट किया है इस लेक्चर में। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय द विंड इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क। ठीक, पहला क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में लिखना है इसको, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय द विंड इरोजन। ठीक, विंड इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क। अब देखिए, कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक्चुअली अर्थ में दो तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं इसको बनाने और बिगाड़ने में। ठीक, इसमें फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है इंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक, इंडोजेनिक मतलब अंदर से। तो अंदर से कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? जैसे कि अर्थक्वेक आना, ठीक है, वॉल्केनो। ठीक, ये क्या है? ये फोर्सेस अंदर से लग रहे हैं, जिससे अर्थ पे जो भी बदलाव आ रहा है ये इंडोजेनिक फोर्सेस है। एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो बाहरी तौर पे लग रहे हैं। बाहरी तौर पे कौन कौन से हैं? जैसे विंड है, ठीक, पहली, दूसरा रिवर है और तीसरा ग्लेशियर है। ठीक, इनके वजह से जो भी अर्थ के टोपोग्राफी और जोग्राफिकल एरिया में चेंजेस आ रहे हैं, वो फोर्सेस ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक, दो तरीके के फोर्सेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैंने इसलिए डिस्कस किया है ताकि यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें कवर अप हो जाएं। अब देखिए, इस आंसर में हमें, जैसा कि पहले भी लेक्चर में मैंने बताया है, किसी भी आंसर के लिए हमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है: इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसकी इंट्रो और कंक्लूजन। ठीक, तो इसलिए हम लोगों ने एक अच्छा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में देखिए, अब क्या है कि एक और चीज़ मैं जो बच्चों को बताता हूँ, कभी भी क्वेश्चन को हमें डील करना है तो उसके बेसिक कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है। उस कीवर्ड्स के और क्वेश्चन के डिमांड को समझना है। दो चीज़ होता है, ठीक, कीवर्ड्स और डिमांड। कीवर्ड्स को इसमें कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे इसमें डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म्स। ठीक, पहला कीवर्ड हमें लैंड फॉर्म्स मिलता है। दूसरा फॉर्म बाय विंड इरोजन, ठीक, पहला, दूसरा, और डिपोजिशनल वर्क, ये तीसरा हो गया हमारा कीवर्ड। अब बोल क्या रहा है, एंड अब क्वेश्चन के डिमांड को कैसे समझना है कि पहली चीज़ बोल रहा है कि डिस्क्राइब करना है। ठीक, डिस्क्राइब मतलब कि एलोबरेट करना है एक तरीके से हमको, कि लैंड फॉर्म्स जो फॉर्म होते हैं, जो भी हमारे अर्थ पे लैंड फॉर्म्स हैं फॉर्म हो रहे हैं, उसमें फॉर्म बाय जो विंड इरोजन और डिपोजिशनल वर्क। अब जैसा मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया है कि अर्थ के बनाने और बिगाड़ने में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में विंड हमारा आता है। तो विंड क्या कर रहा है? विंड जो होता है इरोजन करता है और डिपोजिशन करता है। अभी उसको हम लोग समझते हैं कैसे। ठीक, इतनी सी बात है। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन के कीवर्ड्स और क्वेश्चन के डिमांड को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। ओके, आइए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे हमें लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमें बताना है किस तरीके से लैंडफॉर्म और विंड इरोजन, हल्का सा ग्लिम्स देना है इंट्रोडक्शन में कि हम लोग आखिर आंसर में लिखने क्या जा रहे हैं। ठीक, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक, वेदरिंग द ट्रांसफर ऑफ मैटर एल्सवेयर इज कॉल्ड इरोजन। अब देखिए, विंड क्या करता है? विंड बहेगा, तो जाहिर सी बात है ये हमारा अर्थ है। ठीक, यहाँ पे मान लिए कि कुछ सैंड्स हैं, कोई भी मटेरियल है, तो विंड क्या करता है कि अपने साथ इन मान लीजिए कोई सैंड एरिया, डिजर्ट एरिया, वहाँ पे सैंड होंगे। ठीक, तो इसको अपने साथ बहा ले जाने के मतलब अपने साथ इसको ये हवा में उड़ा ले जाता है। ठीक, और इसका उड़ाने का भी इसके कुछ जैसे कि कुछ ही दूर तक, कुछ ही हाइट पे ये अपने साथ लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हैवी होता है। जाहिर सी बात है कि इस पर ग्रेविटी लगेगी, तो हवा की जितनी उसके पास लिमिट होगी उतनी ही ऊपर तक हाइट पे उड़ा सकता है। ठीक, तो इसलिए जो विंड है वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ मैटर एल्सवेयर इज कॉल्ड इरोजन। यानी कि अगर
सॉरी यहाँ पे लिख रहा है इरोजन, तो विंड विंड अपने साथ सैंड लेके जाएगा। जब सैंड लेके जाएगा तो कोई भी अगर बॉडी है, ठीक, सैंड लेकर जाएगा, कोई मटेरियल लेकर जाएगा, तो अगर वो मटेरियल लगातार विंड में रखे सैंड के वजह से वो इरोड होगा, तो एक काम क्या कर रहा है, इरोजन, दूसरा काम डिपोजिशन। अब अगर ये विंड इन सैंड को कहीं लेके जा रहा है तो पहली चीज़ इरोजन कर रहा है, और इरोड करके कहीं तो ले जा करके उसे रखेगा, तो जब वो रखेगा तो डिपोजिशनल वर्क हो जाएगा, ठीक। ये दो चीज़ हम लोगों ने बता दिया किस तरीके से विंड काम कर रहा है, इरोजन और डिपोजिशन के तौर पे। अब विंड इज़ द मेन फैक्टर इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक। तो मेन फैक्टर क्या है कि प्रोसेस ऑफ इरोजन विंड्स हेल्प इन लॉट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। अब लॉट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग कर रहा है। दिस इरोजन वर्क इज मेनली फिजिकल विच टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एब्रेजन, फ्रिक्शन और ड्रिफ्टिंग। एब्रेजन वही चीज़ है कि किस तरीके से रोड करके ले जाना, और फ्रिक्शन जब भी किसी भी बॉडी से वो अगर सैंड को विंड अगर लेके जा रहा है उसके साथ फ्रिक्शन होगा, किसी बॉडी के साथ अगर विंड के अंदर रखे अगर सैंड्स हैं वो टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से ड्रिफ्ट करेगा। तो ये सारे प्रोसेस इसमें हो रहे हैं, ठीक। आगे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्ड होते हैं विंड के इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, ठीक। तो जो पहला है वो है पेडेस्टल रॉक, ठीक, पेडेस्टल रॉक। इसमें क्या होगा कि मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा रॉक। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। अगर विंड बह रही है, मान लीजिए अपने साथ सैंड लेकर के आ रही है, तो मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर हाइट तक ही विंड अपने साथ लेकर चल सकती है किसी भी सैंड को, ठीक। अब यहाँ पे लिख रहा है इन डिजर्ट। अब मान लीजिए कोई डेजर्ट एरिया, वहाँ पे सैंड होगा, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सैंड होगा, एंड रॉक पार्टिकल आर ट्रांसपोर्टेड क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक। जो रॉक पार्टिकल है वो ग्राउंड के टू द ग्राउंड बाय द विंड विच कॉज मोर बॉटम इरोजन इन ओवरलाइंग रॉक्स देन द टॉप, ठीक। इसको समझना क्या है यहाँ पे कि जो विंड है वो अपने साथ कुछ सैंड लेकर जा रही है, ठीक। और मान लीजिए कि ये पहले रॉक इस तरीके से था, ठीक, तो ये पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी ही हाइट तक यहाँ पर रही, ठीक है, और जो ज़्यादा पावरफुल था वो यहाँ से इसको इरोड कर सकी, तो ये धीरे धीरे ये इरोड हो गया, ठीक। तो ये कैसा बन गया, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अब देखिए इरोजन का भी और डिपोजिशन का ये भी डिपेंड करते हैं कि विंड किस डायरेक्शन में बहेगा, विंड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है कि वो किस जोग्राफिकल एरिया में है, एरिड एरिया में है, सेमी एरिड एरिया में है, या फिर कह सकते हैं कि टेम्परेट जोन में है, या किस जगह पर। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर, ये सारे फैक्टर काम करते हैं, तब उस तरीके का वहाँ पर लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ एक डेजर्ट एरिया के लिए, ठीक। अगला जो है वो ज़्यूगन है। ज़्यूगन देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है। ज़्यूगन जो होता है टेबल शेप, एक टेबल शेप इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये जो ये है, ये टेबल शेप एरिया है ऑफ रॉक फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, फाउंड व्हेन मोर रेजिस्टेंट रॉक इन रिड्यूस्ड एट अ स्लोअर रेट देन सॉफ्टर रॉक्स अराउंड इट। अब देखिए हो क्या रहा है कि इस तरीके के जो भी फॉर्म बनेंगे, इस तरीके के यहाँ पे होता क्या है, अब मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये ऐसे टेबल टाइप का फॉर्म हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ज़्यूगन है और यार्डंग्स है। इन दोनों में मैं डिफरेंस बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो होता क्या है कि जो हार्डर रॉक्स होंगे विंड के वजह से वो तो इरोड हो नहीं हो पाएंगे, और जो सॉफ्टर थे वो क्या हो गया, इरोड हो गया। ये वाले मान लीजिए बीच वाला इरोड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ये हॉलो टाइप का हो गया, ठीक। और इस तरीके का टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें। ज़्यूगन हम लोग डिस्कस कर लिया। आगे यार्डंग्स। अब देखिए इन दोनों में होता क्या है कि अभी मैंने बताया कि विंड किस तरीके से इरोड करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है, ठीक, और विंड किस डायरेक्शन में बहेगा। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये मैक्सिमम हमें हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है, और यार्डंग्स जो होते हैं वर्टिकली हमें देखने को मिलता है। रिज ऑफ रॉक फाउंड बाय द एक्शन ऑफ द विंड, ठीक, यूजुअली पैरेलल टू द प्रिवेलिंग एंड डायरेक्शन। इस तरीके से पैरेलली, ये देखिए ये वाला इरोड हो गया, ये वाला एरिया ये नहीं हो पाया क्योंकि ये हार्डर रॉक है, यहाँ तो सॉफ्टर रॉक था, ठीक। इस तरीके से इसको इरोड कर पाया यार्डंग्स को। तो ये वर्टिकली हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। और बाकी ये जो PDF आपको दिख रहा है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉर मोर अपडेट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, अगला पॉइंट को चलिए डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जो अगला पॉइंट है वो है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग में क्या हो रहा है, अब मोनाडनॉक और आइसलबर्ग इज एन आइसोलेटेड हिल नॉब रिज। अब क्या हो रहा है कि ये इस तरीके का माउंटेन शेप टाइप का यहाँ पर बन जाएगा, स्मॉल माउंटेन दैट सीरीज एब्रप्टली फॉर्म अ जेंटली स्लोपिंग। अब देखिए सारी चीज़ें हो क्या रही, विंड है, विंड सैंड लेकर के जाएगा, ठीक है, विंड सैंड लेकर के जा करके इरोजन कर रहा है, तो वो किस किस तरीके के लैंडफॉर्म बना रहा है, तो ये कैसा बना रहा है, माउंटेन टाइप। ठीक, अब अगला जो है डेमोसेल्स है। अब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, दीज आर रॉक पिलर, ये रॉक पिलर टाइप का बनाएगा, विच स्टैंड एज अ रेजिस्टेंट रॉक्स एबव सॉफ्ट रॉक। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। इसमें भी वही हाल, सॉफ्ट और हार्ड रॉक होंगे। जो हार्ड रॉक होंगे वो इस तरीके के कुछ फॉर्म कर लेंगे, और जो सॉफ्ट होंगे वो इस तरीके से यहाँ से इरोड हो जाएंगे। ठीक, और कुछ अदर लैंड फॉर्म्स होंगे इस तरीके के, सैंड ड्यून्स, रिपल मार्क्स, लॉयस, प्लाया, बाजदा, ड्राई कंटार एंड सो ऑन। इस तरीके कई सारे हैं। जो मेन था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और एक अच्छे कंक्लूजन के साथ इसको एंड करते हैं आंसर को। इन दिस वे द एबव लैंड फॉर्म से फॉर्म्ड ऑन द सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन और बाय विंड। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने कर ली। देखिए हमारा ये पूरा आंसर यहाँ पे कवर हो गया फिगर के साथ। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है फिगर की उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगले दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये 2018 लिख गया है, ये 2019 का क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये भी 200 वर्ड्स में लिखना है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, ओके, क्रिटिकली एग्जामिन द ओशियानिक एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियलिटीज़। उसकी पोटेंशियलिटीज़ क्या है ऑन द कोस्टल जोन ऑफ इंडिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है हमको। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है ओशियानिक एनर्जी रिसोर्सेज को। जो ओशियानिक एनर्जी हमारे ओशन के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके क्या पोटेंशियल हो सकते हैं कोस्टल जोन में, उसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना। अब देखिए क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब ये होता है कुछ उसमें पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, एक बैलेंस वे में उसको आंसर को लिखना है। अच्छा, देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब, क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं जिसमें हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं ओशियानिक एनर्जी रिसोर्सेज जो भी हैं वही बस वही लिख देना है, हमें इसे अच्छे से समझना है। इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगा जहाँ पे सारे क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, आंसर कैसे बेहतर तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके लिए अगर आपको ये लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओशियन एनर्जी में ये ओशियन एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ओशियंस वाटर मूवमेंट क्रिएट्स अ वास्ट स्टोर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, ओशन वाटर क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी काफ़ी वास्ट फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक, और किस तरीके में, जैसे टाइडल एनर्जी होती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे टाइडल एनर्जी क्या है, वेव एनर्जी क्या है, ओशन करंट एनर्जी क्या है, और ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, इस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब एक छोटी सी बात हम लोग यहाँ पे इस आंसर में ये है कि विच कैन हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एनर्जी की बात हो रही है तो वो किस लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ओशियन जो कवर करता है 70% एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक, आगे क्या है, द ओशियन कैन प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एनर्जी। अब देखिए ओशियन क्या होता है, 2 तरीके की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एक है थर्मल एनर्जी, ठीक, दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ये 2 एनर्जी प्रोड्यूस करता है, थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी सन के हीट की वजह से करता है, और मैकेनिकल एनर्जी जो करेगा वो टाइड्स, वेव्स और करंट की वजह से कर रहा है। जो पहला है वो टाइडल एनर्जी है। ठीक, टाइडल क्या होता है कि देखिए हमारा जो अर्थ है, अर्थ में क्या है 70% जो है वाटर है। ठीक है, वाटर से भरा हुआ है। तो होता क्या है कि मून के वजह से, सन के वजह से कुछ ग्रेविटी लगती है जिससे कि कुछ बल्जेस बनते हैं ओशियंस में। ठीक है, बल्जेस बनते हैं, वही हमारे टाइडल कहलाते हैं, टाइडल इफेक्ट कहलाते हैं। ठीक, अब ये टाइडल इफेक्ट किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करा है, ऐसा ये समझ लेते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द राइज एंड फॉल ऑफ द सी। अब क्या होता है, बल्ज बनेगा तो राइज करेगा, ठीक है, राइज कर रहा है तो यहाँ से फॉल भी करेगा। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, एक मूवमेंट यहाँ पर
प्रोड्यूस कर रहा है, कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अभी मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, एक्सर्टेड बाय द सन, मून एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक, इतनी सारी ये फैक्टर्स काम करते हैं। और ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइडल वाटर ट्वाइस अ डे विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन रिलीज। ठीक, अगला है वेव एनर्जी। अब देखिए होता क्या है कि ओशन में वेव बनते हैं। ठीक, अब ये वेव जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कारगर होता है। Unlike tidal energy, which uses the ebb and the tides, the waves energy uses the vertical movement of the surface water and that produces tidal waves. ठीक, अगला है ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी में क्या होगा, सन्स हीट वार्म्स करता है। जो सन होता है वो आपके सरफेस वाटर को वार्म कर रहा है और अ लॉट मोर देन डीप ओशन वाटर। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ये सरफेस एरिया है ओशन का, यहाँ पे हीट आ रही, यहाँ पे सन रेज आ रहे हैं, इसके वजह से ये एरिया हीट या वार्म हो रहा है। और इसके जो डीप ओशन है वो ये क्या रहेगा, ये डीप ओशन में जो टेम्परेचर है वो इसके मुकाबले कम रहेगा। और जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या कर रहा है कि स्टीम जनरेट कर रहा है, और वो स्टीम के वजह से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। और पावर जनरेट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट हो सकती है। तो ये सारे प्रोबेबल हमारे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ओशन एनर्जी के थ्रू हम कर पा रहे हैं। चौथा है ओशन करंट एनर्जी। अब ओशन, अभी कल के लेक्चर में मैंने ओशियानिक करंट सारा डिस्कस किया है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया, वहाँ आप देख सकते हैं ओशन करंट क्या होता है, किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ओशन करंट क्या होता है कि ओशन में वाटर का मूवमेंट, ठीक है, वाटर का मूवमेंट अगर जहाँ जहाँ हो रहा है, द एनर्जी ऑफ ओशन करंट अंडर द सर्फेस इज कंपेरेबल टू द विंड एबव इट अंडर द वाटर टर्बाइंस लार्ज प्रोपेलर्स। अब क्या होता है कि टर्बाइंस, प्रोपेलर्स, टर्बाइन क्या होता है, इस तरीके से टर्बाइंस होते हैं, उसमें पंखे लगे होते हैं। ठीक है, और ओशन करंट जैसे जैसे मूव करेगा पंखे को घुमाएगा, पंखा जब घूमता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कारगर होता है। तो प्रोपेलर्स और इस तरीके के लगे होते हैं सीवेड टू द सीवेड आर यूज टू ड्राइव पावर फ्रॉम दिस सोर्स। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हुई। पांचवा है ऑस्मोटिक एनर्जी। ऑस्मोटिक एनर्जी क्या है, टेक्निकल मेम्ब्रेन, मतलब द टेक्निक प्रोड्यूसेस एनर्जी। ओके, द टेक्निक प्रोड्यूसेस एनर्जी from the movement of water across membranes between a salt water reservoir and the fresh water reservoir। ठीक है, तो ऑस्मेटिक में क्या रहा है कि जो मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्ट वाटर रिजर्वायर और फ्रेश वाटर रिजर्वायर के बीच में एनर्जी प्रोड्यूस हो पा रहा है। अब इसके हम लोग, अब जैसा कि क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला था, तो आंसर में हमने बता दिया कौन कौन से ओशियानिक एनर्जी रिसोर्सेस हैं। अब उसके पोटेंशियलिटीज़ को एक क्रिटिकली तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक, पोटेंशियलिटी में कहता है कि अब देखिए इसके साथ पोटेंशियल, अगर कोई भी आंसर है आपका बैकअप होना चाहिए एक फैक्ट के साथ, वो भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो ऑथोराइज होना चाहिए जो भी आप बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब जैसे मैंने ले लिया है कि पोटेंशियलिटीज़, अगर आईआईटी चेन्नई के बारे में अगर देखें, ठीक है, आईआईटी चेन्नई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनिक टेक्नोलॉजी ने क्या कहा कि टोटल आइडेंटिफाइड पोटेंशियल जो टाइडल एनर्जी, जो आइडेंटिफाइड पोटेंशियल जो एनर्जी टाइडल के थ्रू हो सकता है वो है 12,455 मेगावाट। ठीक, विद पोटेंशियल लोकेशन, जो लोकेशन है वो कौन से हैं, वो है खंबात का एरिया और कच्छ रीजन। ठीक है, यहाँ पर है। एंड लार्ज बैक वाटर्स वेयर बराज टेक्नोलॉजी कुड बी यूज्ड। ठीक है, बराज टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज़ें इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। आगे द टोटल थ्योरेटिकल पोटेंशियल ऑफ वेव, द टोटल थ्योरेटिकल पोटेंशियल ऑफ वेव एनर्जी है इंडिया में, वो अलॉन्ग द कंट्रीज कोस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी द 40,000 मेगावाट। ठीक, 40,000 मेगावाट एस्टिमेटेड है। दीज आर हाउ एवर लेस इंटेंसिव, ये लेस इंटेंसिव है देन व्हाट इज अवेलेबल इन मोर इन नॉर्दर्न और साउदर्न लैटिट्यूड में। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग कंक्लूजन कर देते हैं कि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इट होल्ड्स अ ग्रेटर रेलेवेंस एज इंडिया हैज प्लेस टू रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी टू बाय 30 to 35%। ठीक है, अपने एमिशन को इंडिया ने 2030 तक जो 2005 का जो लेवल था, ठीक, 2005 का जो लेवल था उसको 33 to 35% तक कम करेगा 2030 तक। और 40% ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, जो 40% जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 2030 तक वुड बी द बेस्ड ऑन द नॉन फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बेस्ड सोर्सेस। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है, लेक्चर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जितना ज़्यादा बताएंगे तो उतना
मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस सीरीज़ को आगे अच्छे से बढ़ाने के लिए। बाकी जय हिंद, धन्यवाद।